बिहार के लिए रविवार का दिन ब्लैक संडे साबित हुआ। बिहार के 2 शहर इंसानों के बहते खून से लाल हो गए। बोधगया के महाबोधि मंदिर में सुबह तड़के एक के बाद एक 8 आतंकी धमाके हुए। सीवान में जमीन विवाद को लेकर एक के बाद एक 7 गोलियां चली। बोधगया में खुफिया इनपुट के बावजूद आतंकी अपने मंसूबे में कामयाब हो गए। सीवान में पुलिस के सामने ही लाशें बिछ गईं। इन दोनों ही वारदातों के बाद नीतीश सरकार सियासी निशाने पर आ गई है। दिल्ली से लेकर पटना तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जवाब मांगा जा रहा है। बीच बहस में भी नीतीश के सुशासन पर बारूदी सवाल उठ रहे हैं। इसी पर है चर्चा। रविवार की सुबह एक के बाद एक 8 धमाकों ने शांति और अहिंसा के प्रतीक महाबोधि मंदिर को हिलाकर रख दिया। पहला धमाका सुबह करीब 5:25 पर उस महाबोधि वृक्ष के करीब हुआ जहां बुद्ध के पैरों के निशान हैं। धमाके से महाबोधि वृक्ष के चबूतरे को हल्का नुकसान हुआ है। दूसरा धमाका 2 मिनट बाद लैंप हाउस में हुआ जहां बम एक एम्बुलेंस के अंदर रखा गया था। अगले 2 मिनट बाद तीसरा धमाका निमेश लोचन चैत्य के बाहर हुआ। यहीं 7 दिन तक खड़े खड़े भगवान बुद्ध बोधि वृक्ष की ओर देखते रहे थे। चौथा धमाका इस दीवार की रेलिंग के पास हुआ जहां से भिक्षुओं के आने का रास्ता है। इसी धमाके में बर्मा के बौद्ध भिक्षु विश्वविद्या घायल हुए। उनके पैर, हाथ, सिर और सीने में चोट लगी। उनके अलावा निर्मल मंदिर का ये स्टाफ भी घायल हुआ। वहाँ जो है इसी के पास यहाँ में पैर पर झुका हुआ सही है और ये ब्लास्ट जो हुआ सो इसी पे ये लोगों का प्राथमिक उपचार कर दिया गया है और दोनों अभी ठीक है, ठीक हालत में है। एक उनका जो है वो मरीज जो वहाँ पर है उसको पूरी बॉडी में जो है चेहरा पर और पेट में और पैर में जो उसको इंजरी लगी है। इसके बाद उसको प्राथमिक उपचार हो गया है, फिलहाल वो ठीक है। 5वां, 6ठा और 7वां धमाका अगले 3 बम धमाके एक कार में हुए। कर्मा मंदिर के बाहर खड़ी कार में तीनों बम एक साथ फटे। देखिए इस विस्फोट की चपेट में यहां खड़ी ये बस भी आ गई। 8वां धमाका 8वां बम मशहूर जापानी बुद्ध मूर्ति के पास फटा। यहां देखिए एक और बम बुद्ध की मूर्ति के पैर के नीचे रखा गया था। इसमें धमाका नहीं हुआ वरना मूर्ति को भारी नुकसान हो सकता था। बम को निष्क्रिय करने वाले बम डिस्पोजल स्क्वाड के सदस्य की बात सुनिए। आतंकवादियों ने मंदिर में कितने शक्तिशाली बम लगाए थे। सब TNT का है, TNT के है। क्या अब ये बम जो है शक्तिशाली था या बिल्कुल शक्तिशाली? जब मेन क्या कहते हैं मेन मंदिर क्या स्टोन को तोड़ सकता है। जिस PEK और TNT का जिक्र उदय ने किया उनका इस्तेमाल बड़े धमाकों के लिए आसानी से किया जा सकता है। देखिए एक और बम मंदिर के पीछे रखा गया था जिसमें विस्फोट नहीं हुआ। मंदिर परिसर से छानबीन के बाद बाहर निकले सुरक्षा कर्मी के हाथ में मौजूद टाइमर पर नजर डाली। ये सबूत है कि आतंकवादियों ने टाइमर वाले बमों का इस्तेमाल किया। वहाँ एक टाइमर मिला है जिस पर 5:45 लिखा है। अब सुनिए धमाके के चश्मदीद सुरक्षा कर्मी का बयान जिसने मंदिर में हुए धमाकों को देखा है। पहला बोधि ट्री के पास, दूसरा तारा देवी, तीसरा बटरलाल और चौथा ये किस मंदिर के पीछे। कितने लोग घायल हुए थे? कुछ दो लोग मंदिर के अंदर घायल हुए। 2 लोग मंदिर के अंदर। महाबोधि मंदिर प्रबंधन समिति के सचिव N दोरजी सुबह 5 बजे मंदिर पहुंचे थे। जिस वक्त धमाका हुआ वो अपने दफ्तर में मीटिंग कर रहे थे। अंदर ड्राम को क्योंकि उसी टाइम में 5 बजे शाम भी अंदर था। लगभग 2 मिनट ड्राम फटा उसी टाइम में पहुंचने वाला था। धमाके के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोधगया पहुंचे। नीतीश कुमार ने कहा है कि इस घटना की जांच NIA करेगी। रवि के साथ विनायक प्रसाद, बोधगया, इंडिया न्यूज।
और इस वक्त की ताजा खबर यह है कि मंदिर में अभी भी एक बम मिला है जिसे डिफ्यूज किया गया है। एक और बम बरामद हुआ है। लगातार जिंदा बमों का मिलना भी जारी है। 9 धमाकों के बाद एक बार फिर से बम मिलने की खबर, लेकिन इस बम को डिफ्यूज किया गया है। मंदिर से अब तक 3 जिंदा बम मिल चुके हैं। एक तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं उसमें वो जिंदा बम भी दिखा रहे हैं जो इनमें से एक था। ये देखिए कैसे सीढ़ी लगा करके ऊपर जाकर के और इस बम को नीचे लाया गया, उसके बाद इसे डिफ्यूज किया गया। महाबोधि मंदिर में एक और जिंदा बम मिलने की खबर है जिसे डिफ्यूज किया गया। हमारे संवाददाता विनायक वहां मौजूद है इस वक्त। विनायक, ये तीसरा बम जो जिंदा मिला, ये कहां मिला है मंदिर में? बिल्कुल, ये जो तीसरा बम है ये बम भी मंदिर में मिला है और सीआरपीएफ के जवानों ने उस बम नहीं, इसे प्लांट कहाँ किया गया था विनायक? इसे मंदिर में प्लांट कहाँ किया गया था? ये बम यहाँ पे लावारिश रखा हुआ था और सबसे ताजुब की बात है क्योंकि इस इलाके में सिलेंडर बम का इस्तेमाल भी होता रहा है पहले, जैसे कि माओवादी नक्सली इसका इस्तेमाल करते रहे हैं। मोडस उनसे मिलता जुलता, थोड़ा सा कंफ्यूज कराने के लिए है कि जो उसमें विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट था अनुराग, और वो जो सिलेंडर था उसके ऊपर ये विस्फोटक रखा गया था और उससे बिल्कुल सुनियोजित तरीके से यहाँ विस्फोट करने की योजना बनाई जा रही थी। तो सीआरपीएफ के लोग यहाँ, सीआईएसएफ के लोग यहाँ लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रहे हैं और बिल्कुल मैं यही मौजूद हूँ। और जिस तरह से इस बम को रिकवर किया है और रिकवर करने के बाद ऊपर के एक ऐसे स्लैब टाइप के थे कि जिस पर की वो तमाम अमोनियम नाइट्रेट और टीएनटी, जैसा कि इन सीआरपीएफ के डीआईजी ने भी इस बात की तस्दीक की है कि वो जो केमिकल, वो जो मटेरियल रखा गया था वो मटेरियल टीएनटी और अमोनियम नाइट्रेट है। तो अभी इस बरामदगी हुई है और सीआरपीएफ ने उसे अपने कब्जे में लिया है, डिफ्यूज किया है बड़ी सावधानी के साथ। कुल मिला के देखिए जो सिलसिला है बमों के मिलने का, वो अनुराग अभी नहीं थम रहा है। बिल्कुल विनायक, हम आपसे आगे भी इस बारे में खबर लेते रहेंगे, लेकिन चूंकि वहां पर लगातार जिंदा बम मिल रहे हैं तो आपको सलाम ये देंगे कि आप सुरक्षित स्थान पर ही रहिएगा। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राज्य सरकार महाबोधि मंदिर पर खुफिया अलर्ट को सुन लेती तो आज ये हमला नहीं होता। देश के गृह मंत्री ने साफ साफ कहा कि राज्य सरकार को आगाह किया गया था कि आतंकवादी महाबोधि मंदिर को निशाना बना सकते हैं। इसके बावजूद सुरक्षा इतनी कमजोर थी कि आतंकवादियों ने मंदिर के अंदर तक बम लगाए और सीरियल ब्लास्ट को अंजाम दिया। सरासर लापरवाही से हुआ हमला। धमाके के बाद जागे नीतीश। उनके साथ पटना से आनन फानन में बिहार के डीजीपी भी बोधगया पहुंचे। केंद्र ने भी एनआईए और एनएसजी की टीमें रवाना कर दी। लेकिन इस बात का जवाब कौन देगा कि खुफिया जानकारी के बावजूद इन धमाकों को क्यों नहीं रोका जा सका? बिहार सरकार को महाबोधि मंदिर पर आतंकी हमले का अलर्ट लगातार मिल रहा था। आईबी ने खबर दी थी कि आतंकवादी हमला कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने भी चेतावनी दी थी कि आतंकवादियों ने इस मंदिर की रेकी कर ली है। वीडियो भी तैयार कर लिया गया है और किसी भी वक्त हमला हो सकता है। देश के गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह का बयान सुनिए। सूचना इंटेलिजेंस इनपुट्स हमने पहले भी सरकार को दे दिए थे। पूरी जानकारी उस इंटेलिजेंस इनपुट्स का या और बाकी चीजों का क्या हुआ, जब हमारी टीमें वहां पहुंच जाती हैं, डीजीपी बिहार के वहां पहुंच रहे हैं, उनको भी हमने कहा है रिपोर्ट देने के लिए। क्या नीतीश सरकार के पास इसका जवाब है? दरअसल 2012 में दिल्ली पुलिस ने इंडियन मुजाहिदीन के 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। सैयद मकबूल, इरफान, इमरान और असद का हाथ पुणे में हुए सीरियल ब्लास्ट में था। पूछताछ में इन्होंने कबूल किया था कि उनके निशाने पर बोधगया मंदिर भी था। दिल्ली पुलिस ने यह जानकारी बिहार पुलिस के साथ साझा भी की, लेकिन बोधगया में आज सुबह सुरक्षा का क्या हाल था, ये इस चश्मदीद से सुनिए। हमने अपना कोरा कर रहे थे तो एक आदमी संदिग्ध स्थिति में हम देखा। हमको खुद शक हो रहा था, चूंकि हम 15-20 वर्ष से बौद्धिस्ट से जुड़े हुए हैं, यहाँ आते हैं तो और पेपर रेडियो से ही पता चलता है उग्रवादी ऐसे करते हैं वैसे रहते हैं, तो हमको शक पैदा हुआ। बैग ले जाना मना था, लेकिन बैग ले जा रहा था, कंधे पर रखे हुए था, तो हम कुछ लोगों को कहा भी, लेकिन वहां पर कोई थे नहीं वैसा। सुरक्षा का ये आलम और राज्य के एडीजी के तेवर देखिए, जो इस चूक पर बात करना जरूरी नहीं समझते। उसमें टीएनटी था, आरडीएक्स था, अमोनियम नाइट्रेट था। पार्षद जी मानते हैं कि कहीं सुरक्षा में ढील हुई है, क्योंकि पहले ही अभी ये इस समय बात करने का मौका नहीं है अभी। दूसरी तरफ नीतीश कुमार का दावा है कि खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई थी।
मेटल डिटेक्टर और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। लेकिन ये सारी बातें खाना पूर्ति से ज्यादा कुछ नहीं थी। अगर सरकार जाग रही होती तो मंदिर के अंदर एक साथ इतने सारे बम नहीं लगाए जा सकते थे। शिशिर चौबे के साथ विनायक प्रसाद, बोधगया, इंडिया न्यूज। चलिए अब इस पर बात करेंगे हम। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन इस चर्चा में जुड़ेंगे। हमारे साथ सीपीआई से प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय हैं और आरजेडी से हमारे साथ डॉक्टर मनोज झा हैं। और सीधा सा सवाल राजीव रंजन जी आपसे, वैसे मैं सुबह से ही आपको देख रहा हूं, आप लगातार डिफेंड कर रहे हैं और आपको करना भी यही, अपनी सरकार का बचाव ही करना है आपको। लेकिन अगर आईबी की बात पर ध्यान दिया जाए, दिल्ली पुलिस ने जबकि जर्मन बेकरी ब्लास्ट के आतंकियों को पकड़ा था, उनके हवाले से जो खबर दी थी कि वहां रेकी हो चुकी है, वो खबर को ध्यान में रखें और देश के जो गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह उनकी बात को माने, तो फिर तो सीधे सीधे ऐसा लगता है कि बिहार सरकार की लापरवाही रही है। इतने अलर्ट्स के बाद भी आप लोग नहीं चेते। देखिए, अब पहले तो एनआईए को जांच का काम सौंपा गया है। एनआईए की जांच के पहले इसकी रिस्पांसिबिलिटी क्या बनती है, यह भी कह पाना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि जो भी इंटेलिजेंस के इनपुट्स थे, आईबी के इनपुट्स थे, सरकार ने, चीफ मिनिस्टर ने भी कहा है कि मेटल डिटेक्टर और कैमरे वहां लगाए गए और साथ ही साथ नाइट विजन एक चीज आया उभर करके कि नाइट विजन की कमी कुछ कैमरों में देखी गई, वो अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हुई है। हमारा ये मानना है कि आज 5:30 से 6 बजे के बीच सुबह 9 धमाके हुए। तुरंत बिहार के मुख्यमंत्री पटना से प्रस्थान उन्होंने किया, साथ में राज्य के डीजीपी गए और जिस तरह से उसका जिंदा बम वहां पर डिफ्यूज किए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार ने बिल्कुल अपनी ओर से कोई कमी नहीं की है। जो एफएसएल की टीम है, एंटी सैबोटाज टीम है, ये सारी टीम्स वहां पहुंच करके अपना अपना काम कर रही हैं। और मुझे एक बात जरूर कहना है, ये निश्चित तौर पर राज्य में आतंकवादी घटना के तौर पर ये पहली वारदात है, लेकिन देश में सुरक्षा के मुकम्मल तैयारियों के बाद भी कई घटनाएं होती हैं। मुझे लगता है कि इस पूरे प्रकरण को जिस तरह से राजनीतिक नजरिए से भारतीय जनता पार्टी और दूसरे राजनीतिक दलों ने एक मुहिम के तौर पर लिया है, ये एक सही रास्ता नहीं है। इसलिए कि कल जिन राज्यों में उनकी सरकार रही है, उन राज्यों में इनपुट्स पड़ोस नहीं, आप केंद्र सरकार पर या बाकी राज्यों की सरकार पर सवाल इसलिए भी मत उठाइए राजीव रंजन जी, क्योंकि आपके बिहार के मॉडल को आप सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, वो हर लिहाज से, सुरक्षा के, सुशासन के हर लिहाज, विकास के भी लिहाज। मॉडल सर्वश्रेष्ठ से देखिए, कोई मंदिर, देखिए सैंटोरम में परिक्रमा और जो प्रार्थनाएं हैं वो चल रही हैं, कोई उसको नुकसान नहीं हुआ है, कैजुअलिटीज उस तरह की नहीं है। जो 2 लोग घायल हुए हैं उनमें एक तिब्बती जो नेशनल है वो वहां मंदिर, नहीं वो ठीक है, वो गनीमत रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई राजीव रंजन जी, वहां से। लेकिन ऐसी जगह बम मिले हैं जहां आराम से आदमी पहुंच नहीं सकता, श्रद्धालु जहां पहुंच नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं ये देखने में आता है कि सुरक्षा नहीं के बराबर थी। इसीलिए तो मंदिर की प्राचीर तक पे बम रख दिया गया, भगवान बुद्ध के जो है पैरों के पास बम रख दिया गया, बड़े तसल्ली के साथ बम प्लांट किए गए वहां। अब बिल्कुल अभी तक जो परिस्थितियां हैं, आप जो कह रहे हैं, बिल्कुल इसमें ये चिंता का विषय है। लेकिन अगर सरकार ने एनआईए को जांच सौंपी है तो एनआईए की सिफारिशों का, उनकी जांच के नतीजों का इंतजार कीजिए। मुझे लगता है सरकार पूरी गंभीरता के साथ, पूरी संजीदगी के साथ इस मसले को लेकर के चल रही है और वो लोग भी इसके लिए जवाबदेह होंगे। उनको हमारी सरकार, अब तक जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, बहुत आसानी से वो बख्शे नहीं जाएंगे। बिहार में जिस तरह के राजनीतिक आरोप लगते रहे हों, लेकिन हम इस तरह के मसलों का समाधान करना जानते हैं और समाधान के जरिए उन तत्वों तक हम जरूर पहुंचेंगे जिन्होंने ऐसी वारदात की है। लालू प्रसाद यादव जी ने कहा है जब तक वो मुख्यमंत्री रहे ऐसा कभी नहीं हुआ। देखिए, लालू प्रसाद जी के समय में 100 से ज्यादा नरसंहार इस राज्य में हुए हैं और मुझे लगता है कानून व्यवस्था का इतना विद्रूप चेहरा इस देश में किसी राज्य में नहीं रहा है। अगर वो ऐसी बातें कहते हैं तो आज इस मौके पर मैं राजनीति नहीं करना चाहता। कानून व्यवस्था तो आज हमने सीवान में भी देखी राजीव रंजन जी, आज सीवान में जो गोलियां चली हैं वो भी नीतीश सरकार में जो कानून व्यवस्था है उसी की धज्जियां उड़ा रही हैं।
अगर देखेंगे आप तो देश में किसी भी राज्य में घटनाएं होती हैं, घटनाएं हमारे यहाँ हुई हैं, मैं उसकी गंभीरता को कम नहीं आंक रहा हूं। मैं बस इतना कह रहा हूं कि हमारे यहाँ स्पीडी ट्रायल के जो नतीजे हैं, जिस तरह से पुलिस का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जिस तरह से एफएसएल से लेकर के बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स का जो रोल बढ़ा है, जिस तरह से स्पीच स्पेक्ट्रोग्राफर्स की भूमिका बढ़ी है, निश्चित तौर आने वाले समय में परेशानियां कम होंगी। और आज ये घटना है, कहीं ना कहीं इसने हम लोगों को एक संदेश देने का काम किया है कि हम लोग को और बेहतर करने की जरूरत है। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है जिस पर राजनीति की रोटियां सेक करके इस देश में आतंकवाद सबके लिए एक सवाल है। और बल्कि मैं ये कहूंगा कि अगर इसको वैश्विक परिदृश्य में देखेंगे तो दुनिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती है जी। तो हम सब मिलकर के इसका सामना करेंगे, ये राजनीति का वक्त नहीं है। ठीक है। मनोज झा जी, आपने सुना राजीव रंजन कह रहे कि ये राजनीति का वक्त नहीं है, उन पर उंगलियां उठाने का वक्त नहीं है ये। अनुराग जी, सर्वप्रथम तो ये कहूं कि आज कम से कम मैं अपेक्षा कर रहा था कि जदयू के लोग या सरकार के लोग कम से कम यशगान में नहीं लगेंगे। आज का दिन यशगान का नहीं था, सबके सब चालीसा पढ़ रहे हैं, ये उचित नहीं है। मैं कह रहा हूं आप और कई और चैनल हमें सुबह से बता रहे हैं कि अलर्ट था और 8-9 महीने पहले अलर्ट था। अगर ये अलर्ट था तो इसका मतलब सरकार अलर्ट नहीं थी कि इतने बड़े अलर्ट के बाद, और सिर्फ महाबोधि टेम्पल के लिए नहीं था, बिहार के और 3 अन्य धार्मिक स्थलों के लिए भी अलर्ट था। और मैं समझता हूं कि शुक्र है कि एक घटना हुई और शायद उसकी टाइमिंग का वजह के हादसे ने कम लोगों को प्रभावित किया। लेकिन इससे ये तो जरूर साबित होता है कि सरकार अपने मौलिक सरोकारों से लगातार दूर हुई है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 3 वर्षों में फारबिसगंज से लेकर के औरंगाबाद, मधुबनी के बाद बहुत ही ट्रेडमार्क स्टाइल में मुख्यमंत्री जी ये बात कहते हैं, अनुसंधान चल रहा है, सच सामने आएगा। कोई सच सामने नहीं आया। सरकार दिनों दिन बिहार में अनुराग जी, उसके अपने मैं सरोकार समझता हूँ आज छवि की युद्ध घटना लड़ना। से राजीव जी, अगर वो जानना राजीव तो मैं जी उनको बताता हूँ कि क्या स्टेटस रिपोर्ट है। जी राजीव जी, चलिए स्टेटस रिपोर्ट आप बाद में बताइएगा। एक बार सीवान से क्या स्टेटस रिपोर्ट आई वो भी देख लेते। बिहार में नीतीश की सरकार की लापरवाही सिर्फ बोधगया में देखने को नहीं मिली, सीवान में क्या हुआ ये भी देख लीजिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7 फायरिंग की ये तस्वीरें बिहार के सीवान की हैं। तस्वीर में देखिए ये शख्स भाग कर आता है, इसके हाथ में देसी कट्टा है, हाथ ऊपर कर गोली चलाता है और फिर पीछे भाग जाता है। अब सबसे हैरान करने वाली तस्वीर देखिए, जब यहां पर फायरिंग हो रही है तो पुलिसकर्मी भी मौजूद है। देखिए पेड़ के पास छिपकर ये पुलिस वाला फायरिंग की वारदात को देख रहा है। क्यों हुई फायरिंग? दरअसल ये पूरा विवाद जमीन पर कब्जे को लेकर शुरू हुआ। सीवान के कुटनी थाना के चिलमारवा गांव में गांव वालों की जमीन पर शुक्रवार को सीपीआई एमएल ने कब्जा कर लिया, वहां अपनी झुग्गियां बसा ली। इसके बाद गांव के लोगों और सीपीआई एमएल के बीच पहले झगड़ा हुआ और फिर चलने लगी दनादन गोलियां। दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलियां चली। गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। इस दौरान पुलिस के बड़े अफसर तमाशा देखते रहे, न फायरिंग रोकने की कोशिश की और न ही लोगों को समझाने की। कल जो हुई, कल तो ऐसे हवाई फायरिंग हुई। आज जो है पुलिस प्रशासन के मौजूदगी में इस डीपीओ और फोर्स के रहने के बावजूद भी आज जो है सो माले के लोगों ने अटैक करके गोली चलाया है। फायरिंग का ये पूरा मामला क्या है? जमीन पर माले और ग्रामीणों के अपने अपने दावे। जमीन पर विवाद का ये मामला 40 साल पुराना है। 1974 में गांव के लोगों ने इस जमीन को सरकार से अपने नाम करा लिया। तब से इस जमीन पर गांव वालों का कब्जा है, लेकिन पिछले 10 दिनों से सीपीआईएम के कार्यकर्ता इस जमीन पर कब्जे की कोशिश कर रहे थे, जिससे विवाद बढ़ गया।
गोलीबारी की घटना के बाद मौके पर पहुंचे सिवान के सांसद और एमएलसी ने इस पूरी घटना के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। प्रशासन की निष्क्रियता की वजह से यह घटना घटी है। 2 दिन से वहाँ लोग जमे हुए थे, प्रशासन के लोग भी वहाँ थे। उन लोगों के समक्ष माले के लोगों ने अनाधून गोलियां चलाई, जिसमें 2 लोगों की हत्या हुई है। जो भी पुलिस के पदाधिकारी वहाँ पर डिप्यूट किए गए थे डीएम के द्वारा, उन्होंने समय रहते उस जमीन के समस्या का निदान नहीं कर पाया और उन लोगों ने जब दखल कर दिया तो उसको हटाने का काम किया, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। घटना के बाद पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस ने लोगों से शांति की अपील की है, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर जानकारी होते हुए भी क्यों पुलिस ने समय से कार्रवाई नहीं की। सिवान से चंदन के साथ शैलेंद्र साहिल, पटना, इंडिया न्यूज। तो ये दूसरी तस्वीर थी नीतीश के सुशासन में जो गोलियां चली हैं उसकी। प्रोफेसर दिनेश वाश ने, आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी लंबे समय तक संघर्ष किया है इन मसलों पर और जानें भी गंवाई हैं। देखिए, ये जो बोधगया में जो बम रखे गए हैं, इसकी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से मैं सख्त निंदा करता हूं। कोई भी आतंकवादी घटना पे राजनीति कम करके उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा ये कि सुरक्षा में चूक हुई है, या तो इनके सीसीटीवी कैमरा फेलियर है, या मॉर्निंग में सिक्योरिटी अलर्ट नहीं था, या इनका जो सीसीटीवी का कंप्यूटर का कंट्रोल रूम है वो फेलियर है, उसमें कहीं फॉल्ट है। नहीं, 5 बम रखने वाला भी ना दिखे, ये तो हो ही नहीं सकता। उसमें अगर अलग अलग आदमी नहीं, 8 तो विस्फोट हुए और अभी 3 बम जिंदा भी मिले। मंदिर कंपाउंड में 4 या 5 बता रहे हैं वो तो, और एक डिफ्यूज किया है इन्होंने। तो दूसरी जहां तक सिवान की बात है, देखिए ये बिहार में एक बड़े लंबे समय से चला आ रहा है, 40 साल लगभग, 40 साल से लगभग। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इसको बहुत झेला है। वहां पे जो भूस्वामी हैं वो अक्सर ऐसा कर देते हैं कि कुछ लोगों के नाम जमीनें कर देते हैं और कहते हैं गांव वाले पर वो जमीनें उन्हीं की होती हैं। इसको भी देखना पड़ेगा। जो मैंने यहाँ पहुंचने, आपके स्टूडियो में पहुंचने से पहले बिहार की पार्टी से कंफर्मेशन ली है, उन्होंने मुझे ये बताया कि ये भूस्वामियों और सीपीआई माले के बीच के वर्कर्स के बीच का संघर्ष है। अब ये एक आपकी टेलीविजन दिखा रहा है कि ये गांव वाले और उनके बीच में एक संघर्ष है। ये तो बाद में इसकी इंक्वायरी से पता लगेगा, पर पुलिस को यहाँ पे भी अलर्ट रहना चाहिए था। इन संघर्षों को रोकना चाहिए। ये जो वायलेंट संघर्ष होते हैं ये ठीक नहीं है सोसाइटी में, राजनीति के लिए भी और उस राज्य की शांति के लिए भी और उस जगह के विकास के लिए भी। जी दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ आतंकवादियों के उस पे कि बिहार में अभी एक पॉलिटिकल जो खेस हुआ है, उसमें जो जनता दल यूनाइटेड है, जो नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो बीजेपी से अलग हुई है। उनको भी देखना चाहिए कि वो अपने राज्य में इस तरह से सिक्योरिटी को रखें कि आने वाले दिनों में उसमें कोई डिस्टेबलाइजेशन ना हो, क्योंकि अब इलेक्शन नजदीक आने वाले हैं और इससे जो है फायदा उन भूस्वामियों को और पैसे वालों को ही मिलेगा। इसको इस एंगल से भी देखना चाहिए। दूसरा एंगल ये भी देखना चाहिए कि षड्यंत्र भी रचे जा सकते हैं बिहार को डिस्टेबलाइज करने के। बड़े लंबे समय बाद बिहार में जो शांति या वो है उसको ठीक करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर मनोज झा, ये जो आज सीवान में जिस तरह का संघर्ष देखने को मिला, इस तरह के तो लालू के 15 साल के शासनकाल में भी संघर्ष हुए हैं। ठीक है कि आतंकी हमला नहीं हुआ उनके शासनकाल में, लेकिन इस तरह के संघर्ष तो होते रहे हैं, इसे वो भी नहीं रोक पाए। अनुराग जी, इसमें एक चूंकि ये बहुत ही गंभीर विषय, मुझको 2 मिनट का वक्त दीजिए, क्योंकि ये एक जो दिनेश जी कह रहे थे, एक पूरा मसला है जमीन के स्वामित्व और जमीन आधारित जो रिश्ते हैं जिसको हम अग्रेरियन रिलेशन कहते हैं, वो कई मसलों, कई आधारों पर बिहार में सेटल नहीं रहा है। और चूंकि वो सेटल नहीं रहा तो उसकी बड़ी अनसेटलिंग इमेजेस आती हैं। तो 15 वर्ष के हमारे दौर में अगर आपको उस तरह की घटनाएं मिलती हैं जो शायद ज्यादा प्रचारित और ज्यादा प्रसारित थी, वो लेकिन उसका कहीं न कहीं जो दिनेश जी कह रहे थे कि वो मसले सरकारी तौर पर भी हमने कई मसले वैसे एड्रेस नहीं किए हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से, और वो घटनाएं नहीं। पहली चीज ये हाँ, बिल्कुल अग्रेरियन रिलेशन इस संदर्भ मैंने कहा, पहली चीज। और दूसरी चीज अनुराग जी जो मैं कहना चाहूंगा कि ब्रह्मेश्वर मुखिया जी की डेथ के बाद आपके टेलीविजन के आर्काइव में से आप सारी इमेजेस निकालिए और राजीव जी को बताइए कि बिहार मैं पैदा हुआ, पला बढ़ा हूं वहां, मैंने वैसी छवियां आज तक बिहार में नहीं देखी है। कोई भी दौर हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, जहां सरकार का मुखिया उस दिन पटना में न होकर के भागलपुर में बैठे हुए थे और
कुछ भी मॉनिटरिंग नहीं थी, न सरकार की न ठीक है। मेरे पास मनोज जी समय की बेहद कमी है। अन्याय होगा राजीव रंजन जी आपके साथ अगर एक लाइन आपसे क्लोजिंग ना लूं तो। देखिए, सबसे पहली बात है अनुराग जी, लैंड रिकॉर्ड्स को अपडेट करने का काम सरकार ने संभाला है और 2 वर्षों में लैंड रिकॉर्ड्स अपडेट हो जाएंगे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। वो लैंड रिकॉर्ड्स का मसला नहीं है जो दिस इज नॉट लैंड रिकॉर्ड्स, दिस इज नॉट लैंड रिकॉर्ड। लैंड रिकॉर्ड्स का अपडेट होना बिहार में भूमि सुधार ठीक से हुआ ही नहीं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इसकी बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। बिहार में लैंड रिफॉर्म ना आपके समय में हो रहा है, ना लालू जी के समय में हुआ, ना उससे पहले हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आजादी के बाद से लगातार लड़ाई लड़ी रहा तो शायद ये हालात ऐसे रहेंगे, ये हालात सुधरेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, मजबूरी है मेरी, समय से ज्यादा आगे बढ़ चुका है ये कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मनोज जी, राजीव रंजन जी और दिनेश वार्ष्णेय जी आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीच बहस में आज के लिए इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। बहुत